नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। पीएम मोदी ने आज कोलकाता में बड़ी चुनावी रैली की और पीएम ने ममता सरकार को तमाम मुद्दों और फैसलों पर घेरा भी। पीएम ने एक बार फिर से ममता सरकार को घेरा जरूर, लेकिन ममता बनर्जी का नाम नहीं लिया और रैली से पहले गिरीश पार्क इलाके में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता भिड़ गए और ऐसे में बहस जरूरी है क्योंकि पीएम ने ममता पर एक खास कम्युनिटी के लिए काम करने का आरोप लगाया है और पीएम ने ब्रिगेड परेड ग्राउंड की भीड़ के हवाले से कहा बंगाल में बदलाव होकर रहेगा। बंगाल में चुनाव का माहौल बनते ही हिंसा की शुरुआत हो गई है और ऐसे में सवाल है कि क्या बंगाल का चुनाव इस बार भी हिंदू मुस्लिम पर होने जा रहा है? क्या बंगाल के लोग इस बार बदलाव के लिए वोट करेंगे? हिंसा की राजनीति से पश्चिम बंगाल को आखिर कब मुक्ति मिल पाएगी? और भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे ताल, जिसमें साथ होंगे कुछ खास मेहमान। लेकिन मेहमानों के पास जाने से पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। और अब तो यहाँ खुलेआम धमकी दी जा रही है। कहा जा रहा है एक खास कम्युनिटी वाले मिलकर आप लोगों को खत्म कर देंगे। मोदी जिंदाबाद। भारत माता की। अपनी कुर्सी जाते हुए देखकर यहाँ की निर्मम सरकार बौखला गई है। आज भी इस मशाल सभा को रोकने के लिए निर्मम सरकार ने सारे हथियार निकाल लिए। बंगाल में महाजंगल राज लाने वालों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वो दिन दूर नहीं जब बंगाल में फिर से कानून का राज होगा। चलिए इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए। तारुक करादे, मीता चक्रवर्ती जी हैं प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से, श्री कुमार मुखर्जी जी नेता सीपीआई के, धीरेन्द्र कुमार जी प्रवक्ता एलजेपीआर के, कुलदीप कुमार जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से, अनंत विजय सर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदीप भंडारी जी बीजेपी से और स्वयं पुरोहित जी टीएमसी से भी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही वक्त में। आप सभी का बहुत स्वागत है। अनंत सर, पहला सवाल आपसे ही। प्रधानमंत्री ने तुष्टीकरण का जिक्र किया, महाजंगल राज का जिक्र किया, लेकिन ममता बनर्जी का नाम प्रधानमंत्री की स्पीच में एक बार भी नहीं आया। क्या कोई खास स्ट्रेटेजी दिखती है या पिछले बार के नतीजों में ममता को लेकर जो एकजुटता महिला वोटर्स में शायद दिखी, उसका असर आप देख रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर के बारे में कहा जाता है ही इज ए वेरी गुड एंड वेरी ग्रेट लर्नर। तो जो बात आप कह रहे हैं, पिछली बार जिस प्रकार का कैंपेन चला था उसका परिणाम अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सरकार बनाने के लायक नहीं आया, क्योंकि सीटें तो बहुत आई अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें। इस बार प्रधानमंत्री के भाषण में खास तौर पे जिन 2-3 बिंदुओं का आपने जिक्र किया, उसके अलावा एक और बिंदु का जिक्र मैं करना चाहता हूं। वो बिंदु है महिलाओं को शक्ति को लेकर उन्होंने बहुत बोला है। शक्ति, ये महिषासुर मर्दिनी की धरती है, शक्ति, बेटियों की सुरक्षा, शाम को अगर बेटियां घर नहीं आती हैं तो माँ। और एक खास बात और जो मुझे देखने को मिली प्रधानमंत्री के भाषण में, कि वो इस बार बीच बीच में बांग्ला बोल रहे थे। आमतौर पर ये होता है कि नेता अपना भाषण आरंभ करते हैं स्थानीय भाषा में और फिर अपनी मूल भाषा पर आ जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि एक ग्रेट कम्युनिकेटर भी मैं उनको मानता हूं और जनता से जो कनेक्ट उनका होता है, उस लिहाज से मैं अगर आज के भाषण को देखूं तो उन्होंने अपनी केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं का भी जिक्र किया और उसके साथ ही जोड़ा कि बंगाल की जनता ममता बनर्जी की हठधर्मिता की वजह से उन सारी योजनाओं से महरूम है, उनको उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने आज अपने भाषण के हिसाब से अगर देखा जाए
तो आयुष, ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री ने आज बंगाल में चुनावी शंखनाद कर दिया है और अपनी प्राथमिकताएं भी स्पष्ट कर दी हैं कि उनका जो फोकस होने वाला है उस पर जनता को मिलने वाली सुविधाएं, जैसे उन्होंने महाजंगल राज शब्द का उपयोग किया उन्होंने, और जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि माफिया को बचाने के लिए और मजबूत करने के लिए घुसपैठियों की मदद दी जा सकती है। तो घुसपैठिए तो एक बड़ा मुद्दा रहने ही वाला है बंगाल के चुनाव में। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार की योजनाएं जिसका लाभ वहां की जनता को नहीं मिल रहा है, और कानून व्यवस्था की स्थिति, ये 3 बिंदुओं पर इस चुनाव में आगे बढ़ने वाली है। धीरेन्द्र जी, मुद्दे लेकिन बहुत सिमिलर नहीं दिख रहे हैं आपको पिछले बार के चुनाव की तुलना में? सिमिलरिटी सारे मुद्दों में, नतीजे कैसे बदल जाएंगे? आप लोगों को उम्मीद क्यों लग रही है ऐसा? देखिए कि सिमिलर बिल्कुल नहीं है। अब चुनाव हर बार होता है तो वो तो सिमिलर ही है, लेकिन जिस तरह से का मुद्दा, जंगल राज का मुद्दा, कानून व्यवस्था का मुद्दा, ये सारा मुद्दा पिछली बार हमने देखा था। आप लोगों के वोट परसेंटेज में बहुत बड़ा इजाफा हुआ, लगभग 28% से ज्यादा का, लेकिन रिजल्ट आप लोगों के मुफीद नहीं आया, सरकार बनाने तक नहीं पहुंच पाया आप। तो क्या वही मुद्दे फिर से नतीजा नया लेकर आएंगे? इस उम्मीद से आप लोग उतर रहे हैं? पिछली बार लोगों को जो थोड़ा कम यकीन हुआ, उसके बाद कितनी घटनाएं इस तरह की घटी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरह से महिलाओं के प्रति असंवेदनशीलता दिखलाई ममता दीदी, वो एक बहुत बड़ा कारण वहां से बना है कि महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी उन्होंने बिल्कुल इसको कैजुअल अप्रोच से लिया है। और जिस तरह से SIR में विरोध किया उन्होंने, गरीब लोगों को, दलित लोगों को एक तरह से समझिए कि वोट देने से रोकने का वो मुहिम चलाया, और उसको उसमें भी बहुत तरह की राजनीति की कि लोगों का नाम जो है वो उन लोगों को जो उनके वोटर नहीं है उन लोगों का न चढ़े, और जो उनको वोट देते हैं तुष्टिकरण वाले, वो चाहे विदेश के ही लोग हो क्यों ना, उनका नाम जुड़ जाए। तो इन सब को लेकर के एक विकास की राह जो बंगाल के लोग देखना चाहते हैं, जो देश को अगर 2047 में विकसित भारत बनाना है, तो बंगाल के लोग भी अब ये समझ रहे हैं कि मुझे देश के अन्य प्रांतों के साथ में चलना है। और वहां पर जिस तरह से उद्योग धंधे सब चौपट हुए हैं, ममता दीदी के आने के बाद जो वामपंथ का एक चला आ रहा। धीरेन्द्र जी, मैं फिर से सवाल दोहराता हूं क्योंकि अब तक जवाब मुझे नहीं मिला जिसका सवाल मैंने आपसे किया था कि मुद्दे वही हैं। आप देखिए, झारखंड में भी बहुत सारे सिमिलर मुद्दे थे। करप्शन का मुद्दा वहां था, करप्शन का मुद्दा आज फिर से सुनाई दिया। जंगल राज का इशू वहां पर भी उठाते रहे आप लोग, घुसपैठियों का मुद्दा उठाते रहे, वहां पर भी कोई बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं मिली, और यहां पर भी वोट परसेंटेज बढ़ा जरूर, लेकिन सरकार में आप नहीं आए। मैं फिर से वही पूछ रहा हूं, उन्हीं मुद्दों के सहारे ये चुनाव बदलाव कैसे ले आएगा आपके लिए? धीरेन्द्र जी, देखिए कि मुद्दे वही एक एक करके बताइए कि जिस तरह के मुद्दों को लेकर के अब चुनाव ममता दीदी लड़ रही, मैं जिसको उलट के पूछता हूँ, उन्हीं मुद्दों को लेकर के विपक्ष के इंडिया गठबंधन के सारे लोग एक एक करके वो हरियाणा गए, महाराष्ट्र गए, बिहार में भी आए, हर जगह मुंह दिखा रहे हैं। तो बंगाल के लोग तो सबसे पढ़े लिखे लोग हैं और सबसे समझदार लोग हैं पूरे देश में, तो वहां भी इन चीजों को मैं बता रहा हूं कि इसी के आधार पर SIR होने के बाद जिस तरह से प्रचंड बहुमत NDA को मिला है बिहार में, मैं समझता हूं कि उसी तरह का परिणाम बंगाल में भी आएगा। ठीक है मीता जी, ठीक है, मैं लौटता हूं। धीरेन्द्र जी, मैं लौटता हूं। मीता जी, मेरा सवाल आपसे है, प्रधानमंत्री ने टेम्पो सेट कर दिया, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। कांग्रेस इस लड़ाई में कहां है? वो बीजेपी के खिलाफ है या ममता दीदी के भी खिलाफ है? देखिए, कांग्रेस पूरी हिंदुस्तान में बीजेपी की और बीजेपी का जो टोपी तिलक का राजनीति होता है, जो मेरुकरण का राजनीति होता है, उसका खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, और बंगाल में भी लड़ाई लड़ रहा है। और बंगाल में हमारी TMC के साथ कोई सीट एडजस्टमेंट अलायंस है नहीं। नेशनल अलायंस में पोस्ट पोल अलायंस अंडरस्टैंडिंग जरूर है नेशनल इश्यूज के लिए, पर स्टेट में हम लोग TMC के करप्शन के खिलाफ, TMC का जो पॉलिटिकल कल्चर है उसके खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहे हैं। इंटरप्ट नहीं किया आप, प्लीज अपना वेट फॉर योर टर्न। बोलिए मीता जी, बोलिए। तो बंगाल के अंदर हम लोग TMC के खिलाफ जरूर लड़ रहे हैं, पर हमारी जो लड़ाई है वो विचारधारा की, जो आदर्श का लड़ाई है, वो बीजेपी का हिंदुत्व वाला जो टोपी तिलक का राजनीति करता है, जो भेदभाव का राजनीति करता है। तो जो बीजेपी के खिलाफ मैडम मुद्दे हैं, उस पर आपको वोट जनता क्यों देगी? वो वोट TMC को क्यों न जाए, जो हमेशा होता रहा है? ऐसा क्या आप डिफरेंट कर रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ मुद्दों को लेकर आपको वोट मिलेगा, TMC को नहीं मिलेगा? मीता जी, देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि आज मोदी जी आके बहुत सारे प्रॉमिसेस किए, बहुत सारे बदलाव के बात किए,
पर उन्होंने एक बार भी ये नहीं बोला कि मनरेगा का जो पैसा बाकी है पिछले 3 सालों से बंगाल की जनता को कब वो पैसा मिलने वाला है। ठीक है, मैं ये सवाल प्रदीप भंडारी बीजेपी से जैसे जुड़ेंगे उनसे मैं आपका सवाल पूछूंगा। 16 साल में ठीक है, ईडी सीबीआई का शारदा नारोदा स्कैम या रिसेंटली आरजी कॉल में जो सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसमें दोषी लोग जहां पर बीजेपी लीडर्स भी है जैसे शुभेंदु अधिकारी और टीएमसी के तमाम लीडर्स है, उनको सजा कब मिलने वाला है। ठीक है, ठीक है। अब मेरा सवाल मीता जी, ठीक है, जैसे बीजेपी से जुड़ते हैं या फिर धीरेन्द्र जी से मैं आपका सवाल लूंगा, लेकिन मेरा सवाल जो था कि ऐसे क्या इश्यूज हैं जिनकी वजह से अगर आप बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं जैसा आप कह रही हैं तो आपको वोट मिलेगा बजाय कि टीएमसी को नहीं मिलेगा जैसा होता आया हर चुनाव में। हम लोग बाहर से आए हुए कोई पार्टी नहीं है। कांग्रेस यहाँ पर 30 ईयर से ज्यादा जब इंडिपेंडेंस हुआ था विधान चंद्र रे को लेके हम लोग यहाँ पर गवर्नमेंट चलाया है। आईआईटी से लेके आईआईएम तक, आईएसआई के एक्सपेंशन तक, हल्दिया पोर्ट से लेके दुर्गापुर स्टील प्लांट तक, हर एक अच्छे काम जो कांग्रेस के जमाने में पश्चिम बंगाल में हुआ है वो प्रोग्रेस कार्ड लेके हम लोग लोगों के पास जाएंगे। हम लोग टोपी तिलक का राजनीति नहीं करते, हम लोग उन्नयन की राजनीति करते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब अब तक मीता जी नहीं आया। मैं कुलदीप जी आपके पास आता हूं। इंडिया अलायंस में जो बिखराव है राज्य स्तर पर, कई बार हम देखते हैं कि राज्यों के चुनाव में वो आप लोगों को नुकसान करता रहा है। पश्चिम बंगाल में बिखराव कितना है और क्या कांग्रेस और टीएमसी को साथ लड़ना चाहिए? आम आदमी पार्टी ये इस पक्ष में है या नहीं, कम से कम दिल्ली के चुनाव के नतीजों के बाद। लेकिन अनंत सर, ये जो जिक्र आपने किया कि प्रधानमंत्री की तरफ से आज बीच बीच में भी बंगाली भाषा का इस्तेमाल किया गया, क्या ये वो स्ट्रेटेजी है जहां ममता दीदी की तरफ से आरोप लगाए जाते थे कि बाहरी बनाम बंगाली वाला मुद्दा है, उसको भी साधने का प्रयास किया गया क्या यहाँ? देखिए आयुष, मुझे लगता है कि बाहरी और बनाम स्थानीय का मुद्दा कहीं किसी चुनाव में नहीं होता। क्या हम भारतीय नहीं है? क्या ममता जी भारतीय नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी भारतीय नहीं है? इसमें ये एक भावनात्मक मुद्दा उभारने का प्रयास जरूर किया जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि आपने जो INDIA गठबंधन वाला प्रश्न पूछा वो बहुत दिलचस्प है आयुष, और कुलदीप जी अगर जुड़ जाएंगे तो उनसे सुनना ज्यादा दिलचस्प रहेगा। लेकिन मुझे तो INDIA गठबंधन की राजनीति ही समझ में नहीं आती है। वो पता नहीं, मतलब कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी में दिल्ली में गठबंधन था, हरियाणा में नहीं था। मतलब जैसे ही आप सीमा पार करो, पैदल चलते हुए पार कर सकते हो तो केरल वाला चुनाव भी आने वाला है, तो गठबंधन हो जाए। हाँ, ये पहले भी हो चुका है। ये कोई तो मैं बंगाल की स्थिति देखना चाहता हूं। भी कांग्रेस की नेत्री ये कह रही थी मीता जी कि बंगाल में कांग्रेस अपने बूते पे लड़ेगा और 30 साल तक राज करेगा। मुझे लगता है कि 30-35 साल से तो कांग्रेस वहां शासन में ही नहीं है और कांग्रेस पार्टी के अभी एक विधायक शायद हैं उनके विधानसभा में। अब दिलचस्प ये होगा देखना कि इस बार कांग्रेस का खाता खुलता है कि नहीं वेस्ट बंगाल में, क्योंकि कांग्रेस का जो स्थानीय संगठन है, जो राज्य स्तर का संगठन है, वो बुरी तरह से बिखरा हुआ है। आप देख लीजिए कि जो इनके लोकसभा में नेता हुआ करते थे अधीर रंजन चौधरी, उनका रुख क्या होता है, बाकी और जो आपने जिक्र किया था, कुलदीप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उसी सवाल के साथ मैं उनके पास जा रहा हूं। कुलदीप जी, इंडिया गठबंधन में जो राज्य स्तर पर बिखराव रहा है उसका नुकसान आप लोगों को उठाना पड़ा है। पश्चिम बंगाल में इंडिया अलायंस है या अपने अपने, जैसे हम देख रहे हैं कि इस समय ईरान की लड़ाई में IRGC जो है वो डिसेंट्रलाइज हो गई है, उसी तरह आप लोग भी लड़ रहे हैं डिसेंट्रलाइज्ड? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस को तो जो अगर वहाँ TMC मजबूत है तो TMC को समर्थन करना चाहिए, क्योंकि TMC वहाँ सरकार बनाने जा रही है। और बड़ी बात इस बात को लेकर जो प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहे थे, जो वो कांग्रेस ने नहीं किया उस समय पे, उन्हें करना चाहिए था। चलिए बोलिए। अगर वो बीजेपी के को हराना चाहते तो उन्हें करना चाहिए था। लेकिन बड़ी बात क्या है कि आज प्रधानमंत्री जी गए हुए हैं पश्चिम बंगाल। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जब भी कोई संकट देश के ऊपर आता है तभी प्रधानमंत्री जी या तो विदेश भाग जाते हैं या कोई चुनावी रैली करने चले जाते हैं। मतलब प्रधानमंत्री जी को भी बंगाल का चुनाव दिख रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को नहीं दिख रहा कि देश के अंदर लोग लंबी लंबी लाइनों कतारों के अंदर खड़े हुए हैं। देश में लोग गैस के सिलेंडर की मार से झेल रहे हैं। देश में गैस नहीं, हाहाकार मचा हुआ है। प्रधानमंत्री को चुनाव जीतना है, चुनाव प्रचार करना है, और चुनाव भी कैसे जीतना है? SIR में वोट कटवाकर लोगों के चुनाव जीतना है उनको। ED और CBI का दुरुपयोग करके चुनाव जीतना है उनको। लोकतंत्र की मर्यादाओं को, लोक संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार करने का काम इस देश की मोदी सरकार ने करने का काम किया है। कुलदीप जी, हो गया, अच्छा बोला आपने, लेकिन मेरा सवाल अभी रह गया। सारे भ्रष्टाचारी का क्या हुआ? सारे भ्रष्टाचारी तो भाजपा में शामिल हो गए। ठीक ठीक ठीक। इंडिया अलायंस का क्या हुआ राज्य स्तर पर? बंगाल में क्या हुआ? नहीं, इंडिया, क्योंकि हम मेजर स्टेक होल्डर इसलिए पूछ रहा हूं। इंडिया अलायंस में हम थे। अब तो आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है।
आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में थी, इंडिया अलायंस का हिस्सा आम आदमी पार्टी आज नहीं है, तो वो तो अलग विषय है। लेकिन विषय तो आज इस बात को लेकर है कि मोदी जी को ये चुनावी तौर पर चुनावी मीटिंगों में ये क्यों याद आता है कि पश्चिम बंगाल को इतने पैसे देने, बिहार को इतने पैसे देने, उससे पहले वो कहां जाते हैं, उनका याद नहीं आता। ठीक है, प्रदीप भंडारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी स्वागत है और इन सवालों के साथ आपका स्वागत है। पहला बड़ा मुद्दा कि आखिर जो स्कैम्स के मुद्दे थे उनको लेकर क्या हुआ, बीजेपी के नेता भी कई स्कैम्स को लेकर आरोपी हैं। दूसरा मुद्दा, क्या इन्हीं मुद्दों के सारे, यानी डेमोग्राफी का मुद्दा, खास कम्युनिटी का मुद्दा, करप्शन का मुद्दा, जंगल राज का मुद्दा, इन्हीं मुद्दों के सारे बीजेपी इस चुनाव में टेम्पो सेट कर रही प्रधानमंत्री के इस रैली के जरिए? आयुष जी, मैं अभी परिवर्तन जो प्रधानमंत्री जी की सभा है जिसमें 1 लाख से ज्यादा 2 लाख से ज्यादा लोग मौजूद थे, वहीं से आ रहा हूँ। वहाँ आदिवासी समाज से भी लोग थे, वहाँ पे किसान भी थे, वहाँ महिलाएं भी थी, वहाँ युवा भी था, और हर व्यक्ति ये कह रहा है कि बंगाल में वो परिवर्तन चाह रहा है। ये शीश महल में बैठी हुई आम आदमी पार्टी नहीं समझ सकती, ना नोटा से कम आए हुई वोट कांग्रेस पार्टी समझ सकती है, ना तृणमूल कांग्रेस समझ सकती, क्योंकि यहाँ पे से उन्होंने गुंडागर्दी की है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आयुष, अगर किसी की भी घर की बेटी को अगर कोई भी सत्ता का धारी गुंडा जो है वो प्रताड़ित करेगा, उसके खिलाफ रेप या दुष्कर्म करेगा, तो क्या उसका मुद्दा नहीं उठाना चाहिए? क्या राष्ट्रपति जी का अपमान अगर होगा तो उसका मुद्दा नहीं उठाना चाहिए? क्या बंगाल के अंदर इंडस्ट्री एक बार सुन लीजिए कुलदीप जी, ठीक है कुलदीप जी, ठीक है कुलदीप जी, समझ पाएंगे मोदी जी की, सुन लीजिए, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, आप काउंटर कर लीजिए। नहीं प्लीज कुलदीप जी सुन लीजिए, आपने जो सवाल पूछा उसका अगर वो जवाब नहीं देंगे मैं हूं उसके लिए। बोलिए आयुष जी, मेरा निवेदन है कि आप जरा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को बोले, अपनी बारी में बोले। 2 लोग हैं, दोनों लोग बोलेंगे। ठीक हो गया प्रदीप जी, हो गया, ठीक। मैं अपनी बात को कंप्लीट कर लूं, फिर वो चिल्लाएं। मैं तीसरी बात कहना चाहता हूं। पहली बात, अगर बंगाल के अंदर लीस्ट कन्विक्शन रेट है क्राइम अगेंस्ट विमेन का, तो क्या ये बात को नहीं उठाना चाहिए? क्या आरजी का रेप और मर्डर केस से लेकर तमाम घटनाओं के अंदर तृणमूल कांग्रेस के गुंडे पाए जाते हैं? क्या ये मुद्दा नहीं उठाना चाहिए? क्या बंगाल के अंदर 7,000 से ज्यादा इंडस्ट्रीज पिछले 11 साल के अंदर छोड़ के जा चुकी है? मुद्दा नहीं उठाना चाहिए? क्या राष्ट्रपति जी का जब अपमान होता है, आदिवासी राष्ट्रपति का अपमान होता है, ये मुद्दा नहीं उठाना चाहिए? क्या सिलीगुड़ी के अंदर एक आदिवासी बच्ची को मार दिया जाता है जिसपे तृणमूल कांग्रेस जो कोई कार्रवाई नहीं करती, ये मुद्दे को नहीं उठाना चाहिए? क्या चाय बागान के अंदर श्रमिकों को मिनिमम वेज तृणमूल कांग्रेस की सरकार नहीं दे रही, वहीं असम के अंदर मिल रहा है, क्या ये मुद्दा नहीं उठाना चाहिए? क्या बंगाल की सड़कों के ऊपर जरेआम सेंट्रल फंड्स पर कांग्रेस आपसे सवाल पूछ रही तो उसका जवाब दीजिएगा। लेकिन प्रदीप जी बताइए कि जब इतने सारे मुद्दे थे राज्य सरकार को घेरने के लिए, तो प्रधानमंत्री के 40 मिनट के स्पीच में ममता बनर्जी का नाम क्यों नहीं आया आखिर? क्योंकि ये चुनाव तृणमूल कांग्रेस बनाम बंगाल की जनता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ममता बनर्जी रिप्रेजेंट करती है तृणमूल कांग्रेस का शासन, जो एक गुंडागर्दी का शासन है, उसको कराए रिप्रेजेंट। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब तृणमूल कांग्रेस को अत्याचारी सरकार किया, तो स्वाभाविक है ममता बनर्जी की चीज है। ये चुनाव जो है बंगाल की जनता लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए, इसलिए बंगाल की जनता के मुद्दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लेके आए। ये एक और अगर सरकार को लीड कर रही है तो कुछ उनकी जिम्मेदारी है, जवाबदेही है नहीं है? हालांकि सवाल शायद टीएमसी से होना चाहिए था, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं उसके बावजूद नाम क्यों नहीं लिया? नहीं खेलने देंगे हम ममता बनर्जी को, विक्टिम कार्ड नहीं खेलने देंगे हम ममता बनर्जी को, नैरेटिव नहीं सेट करने देंगे हम। बात वो करेंगे जो बंगाल की जनता सुनना चाहती है। आपसे आप जब जुड़े नहीं थे उससे पहले प्रदीप जी 2 सवाल थे, एक सवाल कुलदीप जी का था, दूसरा सवाल कांग्रेस का था। सेंट्रल फंड्स नहीं मिल रहे हैं, मनरेगा के पैसे नहीं आए। दूसरा सवाल था जो करप्शन के चार्जेस थे, जो स्कैम्स के मामले थे जिनको सेंट्रल एजेंसीज पड़ताल कर रही हैं, उनका के निष्कर्ष क्या निकला? टीएमसी के प्रवक्ता हमारे पास जुड़ चुके हैं, उनके पास जाने से पहले छोटा सा जवाब आपका। 61 केसेस सीबीआई के दर्ज हुए थे बंगाल में 2021 के पोस्ट पोल वायलेंस पे, उसमें से 59 तृणमूल कांग्रेस के नेता जेल जा चुके हैं, 90% से ज्यादा टीएमसी के नेता जेल जा चुके हैं। शुभेंदु अधिकारी भाजपा में जा चुके हैं। कन्विक्शन क्यों नहीं हुआ? और शुभेंदु अधिकारी भाजपा में जा चुके हैं। केजरीवाल जी अभी जेल के बाहर आए हैं, वापस जेल जाने वाले हैं, तो ये इनको नहीं समझ में आता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कन्विक्शन जो है शुभेंदु अधिकारी भाजपा में जा चुके हैं। सरकारें नहीं करती हैं, सरकारें जो है वो दाखिल करती है। बाहर आ गया है। चलिए ठीक है, स्वयं पुरोहित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, टीएमसी के प्रवक्ता। स्वयं जी सुना आपने? 10 सेकंड मैं आऊंगा। कुलदीप जी एक बार वो सत्ताधारी पार्टी से उनका जवाब, तो उनकी भी कुछ जिम्मेदारी है। ठीक है प्रदीप जी हो गया, प्रदीप जी हो गया, ठीक है। स्वयं जी मेरा सवाल आपसे है, एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हमने देखा, ऑडियो डाउन करेंगे तो मैं कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। ठीक है मैं चुनाव
एक ऐसे लोगों को कुलदीप जी, इंडिया अलायंस के पार्टनर बोलने वाले हैं। कुलदीप जी, इंडिया अलायंस के पार्टनर आपके बोलने वाले हैं, सुनिए जरा। स्वयं जी, मेरा सवाल आपसे है, अभी प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। कुलदीप जी सुन लीजिए भाई, आप अपने ही साथी का टाइम खाएंगे, कैसे चलेगा? बंगाल में आप थोड़ी लड़ेंगे, वही लड़ेंगे ना। स्वयं जी, मेरा सवाल, प्रधानमंत्री की रैली हो रही थी, उसके पहले टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता लड़ गए, टीएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, क्या आखिर हो गया ऐसा? नहीं, देखिए, बहुत ही शर्मनाक दिन है कि भारतीय जनता पार्टी के कथित कार्यकर्ताओं ने हमारी मंत्री डॉक्टर शशि पांजा के घर आवास पर बाकायदा, आप बताइए, अगर आप लोग रैली में जा रहे हैं, प्रधानमंत्री की मीटिंग में, पत्थर बरसाएंगे एक महिला के ऊपर में, एक महिला मंत्री के ऊपर में, हमारे वहां पे पुलिस के जो कर्मी थे उनके ऊपर आपने ईंट पत्थर बरसा दिए। ये क्या ऐसा परिवर्तन आप पश्चिम बंगाल को देना चाहते हैं? पश्चिम बंगाल एक शांत प्रिय देश है, यहाँ के मानुष शांति प्रिय तरीके से रहना चाहते हैं, मगर ये पश्चिम बंगाल के बारे में अगर देश के प्रधानमंत्री आते हैं और ऊट पटांग बयान देते हैं, आज उनको बहुत चिंता हो रही है बंगाल की। पश्चिम बंगाल का 2 लाख करोड़ रुपया बकाया है, उसके बारे में बात नहीं करते हैं। कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बात करते हैं, मैं उनकी 2 लाइनें बोलना चाहता हूं। नमो नमो नमः सुंदरी मम जननी बंग भूमि, गंगार तीर स्निधे समीर जीवन जुड़ा ले तुम्ही। गंगा के किनारे रहने वाले सभी लोग, गंगा के किनारे रहने वाले सभी लोग, आपकी प्यारी जो हवा है उसके किनारे तुम ही जीवन के स्रोत हो। उस स्रोत के साथ में हम अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं और हमारे लोगों को, हमारे वोटरों का नाम काटा जा रहा है। सीईसी आते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर 60 लाख लोगों को लटका दिया है बीच में कि वो वोट दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। आज मोदी जी आ गए हैं, कल परसों में देखिएगा चुनाव की घोषणा हो जाएगी, ये घोषणा भी कर देंगे, जबकि फाइनल वोटर लिस्ट तैयार नहीं है। मैं आपको आज बता दे रहा हूं। और ये आकर के बोलते हैं, पोर्ट ट्रस्ट के बारे में कहा कि हमारा पोर्ट ट्रस्ट में 500 करोड़ रुपया प्रॉफिट हुआ है। इनके मंत्री बोलते हैं शांतनु ठाकुर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पोर्ट ट्रस्ट जिसका नाम कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम था, 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और उसका नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से रख दिया था। एक बात बताइए, आपको सीसी से दिक्कत है? नहीं 10 सेकंड। अच्छा सुन लीजिए, मैं आप ही के पास कहीं और नहीं जा रहा हूं, आप ही से मेरा सवाल है। सीसी से दिक्कत है, चलिए ठीक है। राज्यपाल से दिक्कत था, राज्यपाल बदल गए, उससे भी दिक्कत है आपको। राष्ट्रपति आ रहे हैं, उनसे भी दिक्कत है। किसी संवैधानिक संस्था, किसी संवैधानिक शख्स का तो सम्मान करिए सर। किस किस से दिक्कत है आपको, ये बताइए पहले। नहीं, आप बताइए, हमें राष्ट्रपति से क्या दिक्कत है? हम तो 2 बार हमारे लोगों ने लेटर दिया है, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से 2 चिट्ठियां दी है उनको और कोई जवाब नहीं आ रहा है। अगर राष्ट्रपति, अगर देश की संवैधानिक पदों पर बैठे लोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह काम करेंगे तो गणतंत्र में ठीक है, भंडारी जी जवाब दीजिए। ठीक, ये देश तो गणतंत्र और संविधान से जो हिंसा वाली तस्वीर है, ऐसा लग रहा है कि हम लोग बंगाल के चुनाव में प्रवेश कर चुके हैं। कहना नहीं चाहिए, बड़ा दुर्भाग्य वाला पहलू है, लेकिन जैसे ही चुनावी एक तरह से शंखनाद हुआ, उधर से लड़ाई भी शुरू हो गई। भंडारी जी, मैं आता हूं। कुलदीप जी, भाई इनकी पुलिस अगर गुंडागर्दी करेगी और हमारे कार्यकर्ताओं पे पत्थर मारेगी, जिसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट लोलवान हो जाएंगे, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे जो विक्टिम है उसको बात कर रहे हैं? इन पे तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने टिप्पणी करी है कि बंगाल के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं, लॉ ऑफ द रूलर है। इनको तो हर संवैधानिक पद के व्यक्ति से नफरत है। राष्ट्रपति जी आदिवासी समाज से आती है, उनको बीजेपी का एजेंट बुला देते हैं। अरे आपको ममता बनर्जी से नफरत है, देश के प्रधानमंत्री को। सुन लीजिए, ठीक है, ठीक है, स्वयं जी, ठीक हो गया। स्वयं जी, अभी चुनाव में वक्त बाकी है, ताकत बचा के रखिए। सुनिए, घुसपैठियों का इतना संरक्षण चुनाव में वक्त बाकी है, तो अगर ऐसे आरोप लगाने के लिए सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, उन्होंने बड़ा तसल्ली से सुना, आप भी तसल्ली से सुनिए। अरे उनको क्या सुनना है? सुनिए, कोई बात नहीं, सुनिए आप, सुनिए पहले एक बार सुन लीजिए। जो सवाल आपने पूछा है उसका जवाब तो वही देंगे ना। सुनिए, किसानों के बारे में बात करते हैं, आज बहुत चिंता हो रही है। इंटॉलरेंस ये यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक ऐसे ही शासन ये बंगाल में चलाते हैं कि कोई भी अगर कोई आवाज उठाए तो इसके ऊपर ये या तो दादागिरी करके केस ठोक देते हैं। ट्रंप के सामने, चाइना के सामने, रशिया के सामने। आनंद सर, मेरा सवाल आपसे, ये बंगाल में दोनों टेम्पो सेट हो गया क्या? एक तो पॉलिटिकल टेम्पो और दूसरा वाला पॉलिटिकल वायलेंस का टेम्पो। आनंद सर, ठीक है, आनंद सर से सवाल। आनंद सर, मेरा सवाल, कोई तरीका है क्या? वायलेंस तो यहाँ हो रहे हैं। मैं प्रदीप जाता हूँ। रोहित जी कह रहे थे
कैंडिडेट, अगर स्वयं पुरोहित जी की बात ही मानूं मैं कि उनके मंत्री के घर पर हमला हुआ तो ये बंगाल में परिवर्तन का संकेत है। टीएमसी इस प्रकार से कमजोर नहीं दिखाई देती थी, टीएमसी हमेशा हमलावर रही है। आज ये कह रहे हैं कि हमारे सुन लीजिए भाई, स्वयं जी सुन लीजिए। नहीं नहीं ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए स्वयं, ऐसा मत करिए स्वयं, सुन लीजिए, ऐसा मत करिए। बता रहा हूँ, पहले टीएमसी के लोग ये कहा करते थे कि हम दबंगई से बंगाल की राजनीति करते हैं, लेकिन आज इनका ये कहना यही परिवर्तन का संकेत देता है। और ममता बनर्जी जिस तरह से हतोत्साहित दिख रही है, जिस तरह से फ्रस्ट्रेटेड दिख रही है, तो आप समझ लीजिए कि इस बार के चुनाव में कहीं से भी एसआईआर कोई मुद्दा नहीं बनने जा रहा। बिहार में श्रीमान राहुल गांधी ने एसआईआर का मुद्दा बनाने का प्रयास किया, वो मुद्दा नहीं बना। बंगाल में भी एसआईआर मुद्दा नहीं बनेगा। लेकिन स्वयं पुरोहित जी ने अभी एक बहुत गलत बात कही है। उन्होंने राजमहामहिम राष्ट्रपति जी के लिए कहा कि वो बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रही हैं। अगर आपके सांसद ने पत्र लिख दिया तो क्या राष्ट्रपति सिर्फ 2 सांसदों के पत्र का इंतजार कर रही होती हैं? आप लोगों को थोड़ा राष्ट्रपति पर टिप्पणी करने के पहले सोच समझ कर टिप्पणी करनी चाहिए। वो देश की सर्वोच्च पद पर बैठी हुई आदिवासी महिलाएं, वनवासी समाज से आती है, आप लोग कैसे टिप्पणी करते हैं? इतना फ्रस्ट्रेशन में आप लोग आ चुके। राष्ट्रपति जी जब नहीं, ठीक है, ठीक है, मैं लौटूंगा स्वयं जी। आप दूसरे की बारी में बोलेंगे, दिक्कत आपके लिए होगी। नहीं स्वयं जी बिल्कुल सुनिए, नहीं स्वयं जी रुकिए, ठीक है, हो गया स्वयं जी, आपको सुनना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा स्वयं जी, सुनना पड़ेगा स्वयं जी, सुनना पड़ेगा। मीता जी मेरा सवाल आपसे है, क्या ऐसे मुद्दों से टीएमसी को बचना नहीं चाहिए? ऐसे मुद्दों पर कांग्रेस का स्टैंड क्या है कि हर संवैधानिक संस्था से, हर संवैधानिक व्यक्ति से बंगाल की सरकार को परेशानी हो रही है? ये संयुक्त हो नहीं सकता है। जो भी प्रयोग है राजनीतिक तौर पर, क्या मायने इसके? देखिए, एक फेडरल स्ट्रक्चर जो है, ये सवाल मेरे लिए है, राइट? जी मीता जी, एक फेडरल स्ट्रक्चर में एक राज्य और केंद्र के अंदर अगर संपर्क अगर अच्छा ना हो तो कोई भी काम अच्छी तरह से नहीं हो सकता। कुछ दिन पहले प्रेसिडेंट का ट्रिप लेके जो हुआ वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट था। इंडियन नेशनल कांग्रेस इज ऑन रिकॉर्ड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इट। पर एक ही साथ जो हमेशा हम लोग टेंशन देखते हैं, अभी मनरेगा का पैसा 3 साल से बाकी है, प्रधानमंत्री तो उस पर नहीं बोलते। 10 साल से चल रहा है नारोदा शारोदा स्कैम का इन्वेस्टिगेशन, जहां पर वीडियोग्राफिक एविडेंस है कि तमाम टीएमसी के लीडर्स पैसा ले रहे, घूस ले रहे। उनमें अभी कुछ लीडर्स तो बीजेपी में है, शुभेंदु अधिकारी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। तमाम वीडियोग्राफिक एविडेंस होने के बावजूद 10 साल में कोई चार्जशीट फाइलिंग नहीं है। उसके बारे में प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते। घुसपैठिया हमेशा बोलते रहते। 1 करोड़ रोहिंग्या है, 1 करोड़ 20 लाख बांग्लादेशी है। पर अगर आप संख्या पूछ ले कि एसआईआर में कितना रोहिंग्या कितना बांग्लादेशी मिला, वो संख्या ये नहीं बता सकते। मैं एक संख्या देख रही थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है, 2004 से 2014 तक 23,000 से ज्यादा बांग्लादेशी को आइडेंटिफाई करके डिपोर्ट करने का काम। ठीक है मीता जी, जो आपका सवाल था, आज भंडारी जी पीएम ने 30 सेकंड दे दीजिए थोड़ा जल्दी कंप्लीट करिए मैम, जल्दी। हाँ, 2014 से 2024 बीजेपी की सरकार में सिर्फ 3,000 बांग्लादेशी को डिपोर्ट किया गया है। ठीक है, हो गया बांग्लादेशियों का मुद्दा, सेंट्रल फंड का मुद्दा, स्कैम्स का मुद्दा, इस पर भंडारी जी जवाब दीजिए। लेकिन भंडारी जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक नया नारा दिया गया पश्चिम बंगाल की धरती पर, कोलकाता से। उन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास और सबका हिसाब। स्कैम्स का हिसाब कब होगा? एक चीज आपने देखी आयुष जी आपके शो पे, जब मैं बोल रहा था कांग्रेस का प्रवक्ता आपकी प्रवक्ता उचक रहा था और तृणमूल का प्रवक्ता उचक रहा था। जब कांग्रेस बोल रही थी। नहीं, ठीक है भंडारी जी, हम लोग संयमित भाषा का प्रयोग करेंगे और बाकी लोग भी सुनेंगे, मैं अपेक्षा करता हूँ। नहीं सुनिए मुझे, अरे ठीक है स्वयं जी, ठीक है, बाकी लोग सुनेंगे, बारी से बोलिए, ये ज्यादा बेहतर होगा सबके लिए। ठीक, कुलदीप जी, नहीं तुम्हारी क्या होता है, नहीं ये सब नहीं, ठीक है प्रदीप जी, हाँ बोलिए। वो किस तरह से नहीं, उनको भी मैंने रोका, आपको भी मैं रोक रहा हूँ, और किसी को भी इजाजत नहीं है। आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ पढ़े लिखे लोग हैं, उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करें। ठीक है कुलदीप जी, हो गया, ठीक है। भंडारी जी, मैंने आप दोनों को रोका, मैं आप दोनों को फिर से रोक रहा हूँ। संयमित भाषा का इस्तेमाल करेंगे, पूरी अपेक्षा करता हूँ। और आप लोग पढ़े लिखे इंसान है, आप लोगों की पहचान ऐसी है, अपनी पहचान के खिलाफ मत जाइए। ठीक है भंडारी जी, बोलिए।
मैं बिल्कुल बताऊंगा किन किन का हिसाब होगा। कस्बा के अंदर जो तृणमूल कांग्रेस का नेता मनोजीत मिश्रा जिसपे दुष्कर्म का आरोप है, उसको पीछे बैक करने वाले बड़े बड़े नेताओं का हिसाब होगा। गरबेता के अंदर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाला टीएमसी का नेता मुजीबर मंडल जो है, जिसके पीछे जिस टीएमसी के बड़े नेता ने उसको बैक किया, उसका हिसाब होगा। मिनाका के अंदर एक गृहिणी के साथ में दुष्कर्म कर उसके साथ रेप करने वाला, रबीबुल को बैक करने वाला टीएमसी के नेता का हिसाब होगा। आरजी का रेप मर्डर के अंदर इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के अंदर सबूतों को नष्ट किस तृणमूल कांग्रेस के नेता पे कहा गया, उसके खिलाफ हिसाब होगा। जो बंगाल के व्यक्ति की नौकरी को छीनकर टीएमसी के नेताओं के बच्चों को जो नौकरी दी, उन सबका हिसाब होगा। और आज बंगाल की सड़कों पे हर युवा यही कह रहा है, तोलामूल जाबे बांग्लार सुशासन आबे, तोलामूल जाबे बांग्लारेर बोनेरा सुरक्षा आबे, तोलामूल जाबे चाकरी आसबे, तोलामूल जाबे। ठीक है, सेंट्रल फंड्स वाला मुद्दा और शारदा वाला मुद्दा, भंडारी जी ठीक है भंडारी जी, सेंट्रल फंड्स वाला मुद्दा, मनरेगा का 3 साल का मुद्दा और शारदा स्कैम के आरोपियों का मुद्दा। ठीक है स्वयं जी क्या आपको लगता है कि सेंट्रल फंड वाला मुद्दा सवाल है कि नहीं है? स्वयं जी ठीक है। भंडारी जी, सेंट्रल फंड्स नहीं मिल रहे हैं, मनरेगा के फंड्स नहीं मिले 3 साल से बंगाल को, बड़ा सवाल। ठीक है कभी नहीं देखी भंडारी जी, मैं लौटता हूँ। भंडारी जी जो सबसे अहम सवाल था, मेरा सवाल आपने सुना नहीं शायद, उसका भी हिसाब करिए सर, सेंट्रल फंड्स वाला। प्रदीप भंडारी जी, मैं स्वयं जी लौटता हूँ, स्वयं जी रुकिए प्रदीप जी सेंट्रल फंड्स वाला हिसाब भी क्लियर कर दीजिए ना, सेंट्रल फंड्स वाला भी हिसाब क्लियर कर दीजिए, 2024 में हुआ सेंट्रल फंड्स वाला हिसाब क्लियर कर दीजिए, वो ये कह रहे हैं भंडारी जी। जब तृणमूल कांग्रेस यूपीए के साथ में सत्ता के अंदर थी, जितना तृणमूल कांग्रेस के समय के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बंगाल को दिया, उससे 5.5 गुना से ज्यादा 11 साल के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। जितना क्या मनरेगा का 3 साल का पैसा बाकी है सेंट्रल फंड की तरफ से स्टेट के लिए या नहीं है? भंडारी जी नहीं ठीक है भंडारी जी, मेरा सवाल, क्या सेंट्रल फंड से 3 साल का पैसा पश्चिम बंगाल के लिए मनरेगा का बाकी है या नहीं? झूठ, कोई बकाया नहीं है, झूठ है, ये लेटर नहीं दे रहे कंप्लीशन का। कोई भी सरकारी काम होता है क्यों जाहिर कर रहे हो? झूठ बोलने वाले को आप टीवी चैनल पे दिखाते हैं। ऐसे आपने इनको नहीं, मुझे जवाब देने दीजिए। ठीक है स्वयं जी जवाब दीजिए, फिर मैं उसके बाद कुलदीप जी के पास आता हूँ। स्वयं जी बोलता हूँ 2 लाख, सुनिए, हाई कोर्ट ने, आप चुप करिए, हाई कोर्ट ने जब इनको कहा कि आप पैसे दो, ठीक भंडारी जी, जैसे आप अपेक्षा कर रहे थे कि वो नहीं बोलेंगे वैसे हो गया। 2 लाख करोड़ सुन लीजिए भंडारी जी, आपकी सच्चाई सुनिए। देश का सिलेंडर का, गैस का सिलेंडर मांग रही है और सिलेंडर सामने आप हाथ जोड़ रहे हैं, ट्रंप के सामने हाथ जोड़ रहे हैं। आपकी नरेंद्र मोदी सरकार से आपने बेच दिया है, जल जंगल जमीन सब बेच रहे हैं, पोर्ट बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, रेल बेच रहे हैं, सब बेचने वाली दलाल सरकार है। नरेंद्र मोदी एक कठपुतली है। ठीक हो गया, बहुत जल्दी जाने वाले हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल के चुनाव से नरेंद्र मोदी कैसे जाएंगे, बड़ा सवाल अपने आप में है, लेकिन ठीक है। कुलदीप जी क्या, मैं सवाल तो सुन लीजिए पहले, बोलिएगा फिर से, आप तैयारी आप कर चुके हैं। मेरा सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल में क्या कोई गुंजाइश है कि इंडिया अलायंस एक साथ लड़ जाए, बड़े नेता प्रचार करने के लिए पहुंच जाए? ये सब अपने अपने हिसाब से ही हो रहा है। कुलदीप जी देखिए, मुझे तो पहले पूछना है कि अभी आपने इनसे पूछा था कि ममता जी के बारे में मोदी जी ने क्यों नहीं बोला, तो ये जवाब नहीं दे पाए। पता क्यों नहीं बोला ममता जी के बारे में? क्योंकि पिछली बार के चुनाव में जवाब कोई नहीं दे रहा है, वो छोड़िए, ममता जी का अपमान करने वाले दीदी, ममता जी का अपमान करने वालों को पता है कि अब की बार अगर ममता जी पे अटैक करेंगे तो पिछली बार तो जो मिली थी उससे भी आधी सीटें मिलेंगी, ये जानते हैं, ये स्पष्ट जानने का काम करते हैं। दूसरी बार में, अरे चुप, आपकी बारे में सुनिए, दूसरी बार में पूछ रहा हूँ कि उनका शुभेंदु अधिकारी का हिसाब कब होगा? प्रदीप भंडारी, शुभेंदु अधिकारी कब हिसाब होगा? हेमंत शर्मा का हिसाब कब होगा? नारायण राणे का हिसाब कब होगा? मुकुल रॉय का हिसाब कब होगा? जो तुम्हारी पार्टी के वॉशिंग मशीन में आपके धुल चुके हैं उनका हिसाब कब होगा? बताओ, अगर हिम्मत है तुम्हारे अंदर तो अंधभक्ति का चश्मा उतारो, और अंधभक्ति का चश्मा उतारो प्रदीप भंडारी जी। देश के ऊपर आज संकट आया हुआ है, चलिए ठीक है, प्रधानमंत्री सरेंडर करने में ठीक है, हो गया। आनंद सर, मेरा जो सवाल था, क्या ये पॉलिटिकल वायलेंस का भी एक टेम्पो सेट हो रहा है इसी चुनावी टेम्पो के साथ ही, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है? पश्चिम बंगाल में
जब जब चुनाव होता है राजनीतिक हिंसा से कभी अछूता नहीं रहा है। आयुष, आपके प्रश्न का उत्तर दूं उसके पहले एक चीज फैक्ट बता देता हूं। मैं सिर्फ फैक्ट ये बताना चाहता हूं कि इनको मनरेगा का पैसा इसलिए नहीं मिल रहा कि पिछले 3 साल से यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार को नहीं दे रही है। इस पे बहुत सारे पत्र व्यवहार भी हुए हैं और ये पत्र व्यवहार अभी चल रहा है। इसलिए मैं नहीं जानता कि इसको राजनीति का मुद्दा बनाना चाहिए। मैंने फैक्ट आपके सामने रखा। दूसरी बात, तो आपने राजनीतिक हिंसा की कही। पश्चिम बंगाल का चुनाव हमेशा से रक्त रंजित रहा है। इस बार के लिए भी चुनाव आयोग के सामने और केंद्रीय बलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती पश्चिम बंगाल को हिंसा मुक्त चुनाव करना है, क्योंकि चाहे पिछली बार अभी प्रदीप भंडारी भाजपा के प्रवक्ता ने बताया कि कितनी हिंसा हुई थी, उसके बाद कितने प्रदर्शन हुए थे, बावजूद उसके कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस बार चुनाव आयोग को सिर्फ एसआईआर करने से नहीं होगा, चुनाव फियरलेस और एकदम भयमुक्त वातावरण में हो, जहां पर लोग अपने मताधिकार का ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रखा कि भयमुक्त हो और लोग भरोसे से वोट करने जाएं, चाहे जिसको भी वोट करें। कुलदीप जी, आपकी बात रह गई थी, बहुत छोटा सा पॉइंट, लेकिन ये भी बताइएगा, अगर ये एकजुटता बंगाल में नहीं दिखी तो अगले साल पंजाब की भी बारी होगी, वहां भी एकजुटता की कमी जो है वो दिक्कत ना करे। बहुत छोटा सा जवाब कुलदीप जी, छोटा रिएक्शन दीजिए प्लीज। हाँ, नहीं, पंजाब में तो आम आदमी पार्टी बिल्कुल अकेला चुनाव लड़ेगी और पंजाब में हम पिछली बार तो 92 सीट लेकर आए थे, अब की बार 100 सीट पार आम आदमी पार्टी जाएगी। पंजाब में हमने जो काम करने का काम किया, जो कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को अभी उस केस को खत्म करने का काम किया, आपने देखा। अब आते हैं बंगाल की बात पर। मुझे लगता है कि बंगाल में दोबारा पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी बहुत स्ट्रांग है और कांग्रेस को समर्थन कर देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग से चुनाव लड़ रही है और भाजपा को वहां 50 सीट भी नहीं मिलेंगी, इस बात में दोहराए नहीं है। ठीक है मीता जी, क्या ये समर्थन होगा? बहुत छोटा सा जवाब, फिर भंडारी जी। ठीक है मीता जी, क्या टीएमसी को सपोर्ट करेंगे आप लोग? ठीक है, बंगाल में हमारी जो वेस्ट बंगाल कांग्रेस की प्रेसिडेंट है, ये ऑलरेडी हम लोग ऑलरेडी अनाउंसमेंट चुकी और 290 में हम लोग यहाँ पर लड़ाई लड़ने वाले हैं। ठीक है, कनेक्शन का इशू है, आपका फ्रेम भी फ्रीज हो रहा, आवाज भी नहीं आ रही। भंडारी साहब, बिहार में भी ये सवाल उठा था कि घुसपैठिए हैं तो कितने हैं, झारखंड में भी सवाल उठा, फिर से पश्चिम बंगाल में आप लोग घुसपैठियों का मुद्दा उठा रहे हैं। ये ऐसा मुद्दा है जिस पर हर बार ये पूछा जाता है कि आखिर कितने घुसपैठिए हैं, कितनों को आपने भेजा है वापस? देखिए आयुष जी, बड़ी बात यह है कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी करी कि ममता बनर्जी की सरकार इकलौती ऐसी सरकार है जो केंद्र को फेंसिंग के लिए जमीन नहीं दे रही है, और बंगाल कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक टाइमलाइन सेट करी, उसके बावजूद स्वयं पुरोहित और तृणमूल कांग्रेस उस पर जो है लागू नहीं कर रही, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर बॉर्डर फेंस हो जाएगी तो घुसपैठिए रुक जाएंगे। दूसरी, जब एसआईआर के अंदर नाम हटते हैं, उसमें डेड वोटर भी होता है, उसमें घुसपैठिया वोटर भी होता है, उसमें ऐसा वोटर भी होता है जो जाके अपने नाम को गलत दिखता है। हमने देखा कैसे केसेस है, आपकी उम्र जो है 25 उम्र से कम होती है। ठीक है कुलदीप जी, हो गया। कुलदीप जी, स्वयं पुरोहित जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे, छोटा सा रिएक्शन रखिएगा। ये बाबरी वाला मुद्दा, खास कम्युनिटी वाला पीएम का आरोप, ये कितना मुफीद आपके लिए पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक और एक मुश्त रहे आपके लिए, वो कितना जरूरी है? नहीं, मुस्लिम स्वयं जी आपसे। देखिए सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के एक बयान को तोड़ मरोड़ के उन्होंने कहा पश्चिम बंगाल के साथ में, बंगालियों के साथ में, सुनिए, एक समुदाय के साथ में अगर आप गलत तरीके से आप व्यवहार कर रहे हैं, उड़ीसा हो चाहे दिल्ली हो, दिल्ली कलकत्ता, दिल्ली पुलिस ने, बीच में मत बोलो ना है भाई, बीच में मत बोलो, अरे बीच में मत बोलो, चुप रहो। अरे बंगाली बांग्लादेशी को क्यों बोला जाता है? फिर हिंदू मुस्लिम नफरती चिंटू की तरह बकबक करने लगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए।